पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर सांगानेर में बसी 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगाई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, अभिनव भंडारी और डॉक्टर TN शर्मा, राकेश चंदेल, प्रतिभा बारेसा और भूपेंद्र सिंह राव एडवोकेट ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 12 मार्च 2025 को एक आदेश जारी कर सांगनेर की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी किया जिसमें हाउसिंग बोर्ड ने जमीन अवाप्त कर ली थी और उसके बाद अतिक्रमियों ने उन जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया था। अधिवक्ता भंडारी ने बताया कि ये 87 कॉलोनियां हैं जो B2 बाईपास से सांगानेर के अंदर आती है और इन सभी जमीनों को हाउसिंग बोर्ड ने काश्तकारों से खरीदा था और उसके बाद काश्तकारों को उनका भुगतान भी कर दिया था, मगर अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर उन सभी जमीनों पर कब्जा करवा दिया और अब मिलीभगत करके ही उनका नियमन करवा रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अभी हाल ही के आदेशों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्री SP शर्मा, न्यायाधीश श्री संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस नियमन के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणी की कि सरकारी जमीनों के कब्जों को कैसे नियमित किया जा सकता है और आदेश दिया कि 8 सप्ताह में समस्त कब्जे हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें और यह भी कहा कि अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी जिनकी उपस्थिति में ये अवैध निर्माण हुए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश दिए जाएंगे। खंडपीठ ने 12 मार्च के आदेश पर रोक लगाते हुए 8 सप्ताह में सभी अतिक्रमणों को हटाकर पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। 12 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार ने नगर विकासीय आवासन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जो जमीन एक्वायर की थी, जो उनके कब्जे में है, जिनमें अवार्ड पारित हो गए हैं, B2 बाईपास के उधर सांगानेर में वहाँ पर 86 कॉलोनियाँ बन गई हैं। वो सोसाइटी के पट्टे के आधार पर निर्माण भी चल रहे हैं। उन सबको रेगुलाइज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था ने उस नोटिफिकेशन को लेकर के और RTI में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली कि किसी सोसाइटी के पट्टे काटे गए हैं और याचिका पेश की। आज याचिका में बहस होने के पश्चात में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है कि जो सर्कुलर जारी किया था 12 मार्च 2025 का, इन कॉलोनी को रेगुलाइज करने का, उनको रोक दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 8 सप्ताह के अंदर जो इलीगल निर्माण वहां हो चुके हैं उनको हटाकर एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की जाए। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से ये भी कहा कि जब जमीन आपने एक्वायर कर ली है, जमीन आपके कब्जे में आ गई है, अवार्ड पारित कर दिया गया है, तो ये कॉलोनियां क्यों डेवलप हो गई है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे ACB को, जिनके कारण से ये डेवलप हुई है और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई में सहयोग किया है। प्रकरण को 8 हफ्ते बाद लाया जाएगा। बांदनवाड़ा में बुधवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर अजमेर देहात कांग्रेस कमेटी की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व अजमेर देहात महिला अध्यक्ष गीता चौधरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान और देश के प्रति समर्पण को याद किया। गीता चौधरी ने कहा कि राजीव गांधी दूरदृष्टि वाले नेता थे जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखी। उनके कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिली और युवाओं के लिए नए अवसर खुले। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना था कि भारत 21वीं सदी में आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र बने और आज हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए राजीव गांधी अमर रहे और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे राजीव गांधी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं को उठाने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर गीता चौधरी, अजमेर देहात महिला अध्यक्ष हेमेंद्र बारोटिया, मंडल अध्यक्ष कालू गुर्जर, नगर अध्यक्ष सुनील शर्मा, पंचायत समिति सदस्य बांदनवाड़ा, इंदिरा शर्मा, कांग्रेस संरक्षक बांदनवाड़ा, बुधराज रैगर पूर्व उप सरपंच, हेमराज रैगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छोटू रैगर, मोहन रैगर, भागचंद रैगर, बाबूलाल रैगर, हजारी रैगर, कैलाश, रामदेव, सुरेश एवं महिला कार्यकर्ता निर्मला शर्मा, अलका सेन, सावित्री प्रजापत, उमा परिहार, नाथी रैगर, भगवती, गुलाबी देवी, लक्ष्मी भील, सीता रैगर, नंदू रैगर, प्रेम रैगर, भगवती रैगर, मीरा रैगर, इंदिरा, लक्ष्मी भील, गुलाबी भील, मैना, संतोष, कमला, कंचन, पूजा हरिजन, सीमा, अनीता, सीताबाई, शीला भील, लालीबाई, जशोदा, विद्याबाई,
प्रियंका, गंगा, रत्नी, संतोष बाई, सुरता बाई सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बनी जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर की नई भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन गत 20 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एम श्रीवास्तव एवं जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के कर कमलों से हुआ था। बिल्डिंग निर्माण समिति व ठेकेदार द्वारा छोटे मोटे शेष कार्य 31 अगस्त तक पूरे करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय सीमा नजदीक आने के बाद भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसके चलते शिफ्टिंग प्रक्रिया अब तक संभव नहीं हो पाई है। मंगलवार को जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिसिंह गुर्जर के नेतृत्व में अधिवक्ता प्रियदर्शी भटनागर, सत्यनारायण हावा, रूपेंद्र परिहार, राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेश भाटी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया। अध्यक्ष रावत सहित अधिवक्ताओं ने बिल्डिंग निर्माण समिति के कर्मचारियों व ठेकेदार को शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अध्यक्ष रावत ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से 200 चैम्बर के बजट की मांग की गई है और इसे स्वीकृत करवाने के लिए वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री व कानून मंत्री से मुलाकात करेंगे तथा चैम्बर का बजट स्वीकृत होते ही सभी की राय लेकर शीघ्र ही नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ एनएचएआई की अपील खारिज कर दी, जिसमें सड़क की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियकारा में NH 544 पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। पीठ ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की कि टोल चुकाने वाला नागरिक अच्छी सड़कों की मांग करने का समान अधिकार प्राप्त करता है और यदि उस अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है तो एनएचएआई या उसके प्रतिनिधि टोल की मांग नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, हम उच्च न्यायालय के इस तर्क से सहमत हैं कि वैधानिक प्रावधानों के तहत उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने का जनता का दायित्व इस आश्वासन पर आधारित है कि सड़क का उनका उपयोग बिना किसी बाधा के होगा। जब जनता कानूनी रूप से उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होती है तो वे सड़क तक निर्बाध, सुरक्षित और विनियमित पहुंच की मांग करने का समान अधिकार प्राप्त करें। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या उसके प्रतिनिधियों द्वारा ऐसी पहुंच सुनिश्चित करने में कोई भी विफलता जनता की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन है और टोल व्यवस्था के मूल आधार को ही कमजोर करती है। अपने आदेश में पीठ ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि एक नागरिक जिसने सड़क पर मोटर वाहन चलाने के लिए कर का भुगतान किया है, उसे सड़क के उपयोग के लिए टोल का अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है। लोकतंत्र में सड़कें निर्माण, संचालन और हस्तांतरण BOT अनुबंधों पर बनाई जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागत उपयोगकर्ताओं से वसूली जाए, जबकि सड़कों पर उनके उपयोग के लिए मोटर वाहन कर का भुगतान किया जाता है। यह मुक्त बाजार का एक दुखद प्रतिबिंब है। सफल बोलीदाता निर्माण और रखरखाव पर खर्च की गई राशि से कहीं अधिक वसूलता है। ये गलतियों का एक हास्य है। प्रकृति की अनियमितताओं और अक्सर घोर उपेक्षा के कारण सड़कें जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। यह एक कठोर वास्तविकता है। बूथों पर टोल संग्रहकर्ता अक्सर कम कर्मचारियों और अधिक काम के कारण क्षत्रपों की तरह व्यवहार करते हैं। ये जीवन का एक तथ्य है। गरीब नागरिक घंटों कतार में और तंग जगह में इंजन चलते हुए भी मुश्किल से चलने के साथ इंतजार करने के लिए बाध्य है। यह एक त्रासदी है। वास्तव में नागरिकों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी यह नुकसानदेह है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनएचएआई या रियायतग्राही सुचारू यातायात बहाल होते ही निलंबन हटाने की प्रार्थना करने के हकदार होंगे। रियायतग्राही को हुए नुकसान के संबंध में न्यायालय ने कहा कि वे या तो एनएचएआई के समक्ष इसे उठा सकते हैं या रखरखाव की जिम्मेदारी के साथ या उसके बिना संचालन अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा, इस बीच नागरिकों को उन सड़कों पर चलने की आज़ादी दी जानी चाहिए जिनके उपयोग के लिए वे पहले ही कर चुके हैं, बिना नालियों और गड्ढों से गुजरने के लिए अतिरिक्त भुगतान किए, जो अक्षमता के प्रतीक हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने सड़क की भयावह स्थिति के लिए एनएचएआई की कड़ी आलोचना की, जहां पिछले सप्ताहांत 12 घंटे तक यातायात जाम रहा। पीठ ने पूछा कि अगर सड़क वाहन चलाने लायक स्थिति में नहीं है तो यात्रियों से टोल कैसे वसूला जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो उसे 150 रुपये क्यों देने चाहिए। जिस सड़क पर 1 घंटा लगने की उम्मीद है उसमें 11 घंटे और लग जाते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने सड़क मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया। दोनों न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं इस मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ का अनुभव किया है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता NHAI की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान रियायतग्राही की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथुराज ने उन यात्रियों का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने टोल वसूली के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 6 अगस्त के फैसले में केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस आधार पर 4 सप्ताह के लिए टोल वसूली को निलंबित करने का आदेश दिया कि एडापल्ली मन्नूथी मार्ग का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया था और कार्यों के निष्पादन में देरी के कारण गंभीर यातायात भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालय ने कहा कि जब सड़कों का रखरखाव ठीक से न होने और उसके कारण यातायात की भीड़भाड़ के कारण राजमार्ग तक पहुंच बाधित हो तो जनता से टोल शुल्क नहीं वसूला जा सकता। ये याद रखना चाहिए कि राजमार्ग का उपयोग मणिपुंज सेवा संस्थान में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पति जी मारासा आदि थाना 7 के शुभ सान्निध्य में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का प्रथम दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। प्रातः प्रार्थना के बाद नवकार महामंत्र का अखंड जाप प्रारंभ हुआ जिसमें श्रावक श्राविकाएं भक्ति भाव से लाभ ले रहे हैं। सामायिक साधकों को संबोधित करते हुए सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, जीवों की रक्षा करने वाला ही अपनी आत्मा की सुरक्षा कर सकता है। 6 काय की दया पालने वाले धर्मरुचि अनगार अरिष्टनेमी भगवान मेघर्थ राजा आदि ने जीवों को अभयदान देकर जैन इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। करुणा और दया का झरना प्रवाहित कर इन महान आत्माओं ने जीवों की रक्षा की एवं अपनी आत्मा को हिंसक कार्यों से दूर हटाकर निर्मल बनाया। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, पर्युषण पर्व का प्रयोजन आत्मा को निर्मल और स्वाधीन बनाना है। मन और बुद्धि को अहंकार, काम, क्रोध, मोहादि की मलिनता से हटाकर आत्म शुद्धि और आत्म मुक्ति की ओर लगाना है। वीतराग भाव की साधना से वैर भाव सदा के लिए भुला देने को विशुद्ध आध्यात्मिक पर्व मनाने के लिए तत्पर रहें। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने अंतःकृतदशांग सूत्र के माध्यम से मोक्षगामी आत्माओं के पराक्रम को बताते हुए फरमाया, कर्मों को तोड़ो, संभाव रखो, संयम में पुरुषार्थ करें। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक श्री शांति जिनेश्वर शांति करो, सुख संपत्ति आनंद करो का सामूहिक जाप हुआ। इसके बाद कल्पसूत्र का वाचन भी हुआ। कई श्रावक श्राविकाओं ने उपवास, एकासन, आयम्बिल तप किया। बड़ी तपस्या भी श्राविकाओं में जारी है। श्री गुरु गौतम समारिये मनोवांछित फल दासों। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमलों से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं पर बढ़ रहे हमलों को लेकर अधिवक्ता समुदाय ने ज्ञापन के माध्यम से गहरी चिंता व्यक्त की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आए दिन हो रहे हमलों के बावजूद दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं और अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि जयपुर में हाल ही में एक अधिवक्ता पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसकी रिपोर्ट संजय सकिल थाना जयपुर नॉर्थ में दर्ज होने के बावजूद अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले ब्यावर में भी अधिवक्ता पर हमला हो चुका है। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि राज्य भर में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों से उनकी सुरक्षा खतरे में है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्यपाल के समक्ष विचाराधीन अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू करवाया जाए। साथ ही अधिवक्ताओं पर हमले करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो समुदाय आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, सलीम गौरी, राम अवतार मीना, निसार अहमद, अर्जुन सिंह शक्तावत, इमरान खान, अनिल शर्मा, इमदाद अली, दिनेश टाक, महेंद्र चौधरी, शिव प्रकाश चौधरी, लोकेश शर्मा, मुकेश गुर्जर, अभिनव अग्रवाल, नेमीचंद चौधरी आदि मौजूद थे। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता हो रही है और पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं होती। एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई
और हाल ही में कल भी एक हमारे अधिवक्ता है जब उनके साथ मारपीट की गई और इसी संदर्भ में सभी संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं ने मांग रखी थी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए सरकार से कहा था। सरकार ने हमारी मांगें मानी भी थी और विधानसभा में विधेयक भी पास हो गया था, लेकिन वो राज्यपाल के पास गया और अभी तक वो पेंडिंग है। तो हम सभी की मांग है कि उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा राज्य सरकार द्वारा केकड़ी जिले को निरस्त करने बाद से चले जा रहे जिला बचाओ आंदोलन को तेज करने के लिए बुधवार को लेकर जनरल हाउस की मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आंदोलन को और तेज करने तथा आंदोलन को समर्थन देने वाली संस्थाओं से संपर्क कर आंदोलन की नए सिरे से रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस मौके बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जिला निरस्ती के बाद से अधिवक्ताओं केकड़ी कोर्ट में धरने पर बैठे हैं तथा आंदोलन कर रहे हैं, मगर दुर्भाग्य है कि केकड़ी की जनता के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें जनता का ही सहयोग नहीं मिल पा रहा है तथा अब तक जनता ने इस आंदोलन से दूरी बनाई है, जिससे अधिवक्ता समुदाय निराश है। लेकिन अधिवक्ता समुदाय जब तक केकड़ी को फिर जिले का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए नए सिरे से योजना बनाई जा रही है तथा 28 अगस्त को ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन देने वाले सभी संगठनों से संपर्क किया जाएगा तथा उन्हें आंदोलन में सम्मिलित किया जाएगा। इस मौके बैठक को अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, कालूराम गुर्जर, पवन सिंह भाटी, सीताराम कुमावत, मुकेश गुर्जर, लतीफ मोहम्मद ने भी संबोधित किया तथा अपने सुझाव रखे। बैठक में महासचिव मुकेश शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारीक, सलीम गौरी, लोकेश शर्मा, लक्ष्मीचंद मीणा, पवन सिंह भाटी, विजेंद्र पाराशर, मुरलीधर शर्मा, अनिल शर्मा, रोडूमल सोलंकी, इमदाद अली आदि मौजूद थे। वार्ता ग्रुपों में इस प्रकार की बातें आ रही थी कि हम लोग जो आंदोलन है वो प्रोग्राम में नहीं चला रहे और हमें आंदोलन को उग्र रूप से बनाना चाहिए, जिले का आंदोलन बढ़ाना चाहिए, शहर में रैली निकालनी चाहिए, पुतला जलाना चाहिए और इस प्रकार के कई मैसेजेज हमारे बाहर के ग्रुपों में आए, जिसको लेकर के काफ़ी सारी भ्रांति आई। और पिछली बार जब हम लोग 28 तारीख को हर बार हम ब्लैक डे मनाते हैं, उसके पूर्व में भी 2-5 अधिवक्ताओं ने इकट्ठे होकर के यहाँ पर बाहर की कार्यकारिणी को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया और ये कहा कि बाहर की कार्यकारिणी द्वारा आंदोलन नहीं चलाया जा रहा है, आंदोलन की रूपरेखा तय नहीं की जा रही है। जबकि आप सभी जानते हैं कि 30 दिसंबर को, जब 28 दिसंबर को ये हमारे केकड़ी को जिलाविहीन किया गया, 30 दिसंबर को हमारी जनरल हाउस बुलाई गई थी। उस समय एक माहौल था, वास्तव में आक्रोशित माहौल था। उस माहौल में हम सभी ने निर्णय लिया था कि हम लोग जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे और हर महीने 28 तारीख को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। तो आंदोलन जहाँ तक चलाने की बात थी, हमारी पहले से ये तय था कि हम हमारे न्यायिक कार्य को खराब नहीं करेंगे। हम डेली यहाँ 1 घंटा सांकेतिक न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए और मैसेज देंगे कि हमारा वकीलों का आंदोलन जारी है। और हमने ये भी तय किया था कि यदि हमें और लोगों का समर्थन मिलता है, केकड़ी के और जो आम जनता का समर्थन मिलता है, तो हम और इस आंदोलन को पूर्ण कर पाएंगे। और हमने 7-8 महीने तक, लगभग 6-7 महीने तक यहाँ बैठ करके हमने खूब कोशिश भी की है। हर महीने 28 तारीख को अपने आज भी ब्लैक डे मनाया, अभी पिछली बार भी 28 तारीख को हमने ब्लैक डे मनाया। लेकिन बार बार ये चीज़ आई कि ब्लैक डे के दिन अपन कुछ ज़्यादा आंदोलन बढ़ाएं और हम लोग शहर में आक्रोशित रैली निकालें। प्रीवियसली जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया, हम उन लोगों को भी साथ लें। तो आज की जो मीटिंग बुलाने का ऑब्जेक्ट था वो यही था कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसको आंदोलन को बढ़ावें, या प्रीवियसली हमारे तरफ जो 30 तारीख को जो हमारे जनरल हाउस में जो निर्णय लिया गया उसी के अनुसार चले, उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के मीटिंग बुलाई गई है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने सुझाव दें, उन्हीं सुझावों के आधार पर, क्योंकि हमारी जो कार्यकारिणी जो आप लोगों ने बनाई है, जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है, वो हमारे अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना, अधिवक्ताओं का गौरव बढ़ाना, बार एसोसिएशन का नाम रोशन करना, ऊंचा करना, अधिवक्ताओं की समस्याओं का निपटान करना, बहुत सारी जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है। हमारा कोशिश ये है कि हम उन जिम्मेदारी को निभाएं। साथ में जो एक नई जिम्मेदारी हमारे ऊपर जिले के आंदोलन को लेकर गई, उसको भी हम निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इसमें यदि आपका कोई सुझाव हो, आपको कोई लगता है कि हमें इस प्रकार से करना चाहिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने पुलिस थाना भिनाई के एकल सिन्हा निवासी रामधन पुत्र रामलाल, पप्पू पुत्र छोटू, छोटू पुत्र लादू, नाथू पुत्र भीमराज, सांवरलाल पुत्र रामलाल तमाम जाति जाट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं।
परिवादी सुरेंद्र पुत्र रतनलाल के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी सुरेंद्र ने पुलिस थाना भिनाई में 10 अगस्त को मुकदमा इस आशय का दर्ज करवाया कि उसकी भाभी किरण, बहन रेखा व सुमन अपने खेत पर फसल का चारा काट रहे थे। तभी करीब 11 बजे के आसपास हमारे खेत में देशराज पुत्र चतुर्भुज की गाय भैंसे खेत में घुसकर फसल को खा रही थी, जिसका गौलबा हमने देशराज को दिया तो देशराज ने गंदी गालियां निकालते हुए कहा कि आज हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे कि तुम कहीं भी मुंह दिखने लायक नहीं रहोगे। जिस पर लेखराज पुत्र रामलाल ने कोई कुल्हाड़ी व लकड़ियों से मारपीट कर रेखा का चेहरा बिगाड़ दिया। फिर सुमन आए तो प्रेमचंद पुत्र चतुर्भुज ने उस गिराकर पैर पर पैर रखे कर मोड़ दिया, जिससे पैर टूट गया। व जब मेरी भाभी किरण भाग कर के आई नंद का बीच बचाव किया तो पप्पू पुत्र छोटू ने मेरी भाभी की पकड़ लिया व देशराज पुत्र चतुर्भुज ने मेरी भाभी किरण के सिर में कुल्हाड़ी से जोर से मार दी व हमारे जोर जोर से चिल्लाने पर हरिकिशन पुत्र हरजी, महावीर पुत्र हरजी जाट आए तो उन्हें के साथ बाकी के आरोपी गणों रामधन पुत्र रामलाल, नाथू पुत्र भीमराज, छोटू पुत्र लाडू, सावरलाल पुत्र रामलाल, रणजीत पुत्र रामधन जातिगण जाट निवासी एकल सिंघा व अन्य इनकी सभी की पत्नियों द्वारा इन सभी ने इकराए होकर हम पर लकड़ियों से मारपीट करने लग गया व महावीर के सिर में रामधन ने सिर में मार दी और कहने लगे कि आज तो इन सभी को यही जान में खत्म करके रहेंगे और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। देशराज व प्रेमचंद नाथू पप्पू ने तीनों औरतों को घेर कर गश्ता रोककर लाठी कुल्हाड़ी सरियों से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में वह आरोपीगण देशराज व पप्पू ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया, जिससे सिर में गंभीर चोट आई है व रेखा के मुंह, आंखें व पूरा चेहरा खराब कर दिया। सुमन के हाथ पैर व जगह जगह शरीर पर चोटें आई जिनसे खून निकल गया। सुमन के पैर से पैर फ्रैक्चर हो गया व प्रार्थी की भाभी किरण के सिर गंभीर चोट लगी व प्रार्थी की भाभी के सिर से लुगड़ी खींचकर लज्जा भंग की व बहन सुमन व रेखा के भी कपड़े फाड़ दिए। ये आरोपी पूर्व में ही रंजिश रखते हैं। आदि रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 टू 115 टू 117 टू 110 74,352 में मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उनकी तरफ से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ता मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण के खिलाफ पूर्व में भी रिपोर्ट दी गई थी जिस पर उन्हें पाबंद किया गया था, लेकिन रंजिशवश उन्होंने खेत में घुसकर महिलाओं की लज्जा भंग करते हुए जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें कारित की है, जिनकी जमानत लिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए।